स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 12th का, ठीक है, क्लास 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट में 2020 में जो पूछे गए प्रश्न थे, यानी कि PYQ प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जो 2020 का होने वाला है ये, ठीक है। ऐसा देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से पैटर्न था 2020 में और कौन कौन से प्रश्न पूछने के अधिक चांस है, क्योंकि मैंने 2000, ठीक है, 2018 से 2025 तक का PYQ हल कराया है, ठीक है। और यहाँ आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना गया है, तो आप लोग वहाँ जाके वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे क्या है। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पे शामिल था, ठीक है, यानी कि ये 1 से 15 तक का जो प्रश्न था ऑब्जेक्टिव था। चलिए किस प्रकार से पूछा गया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। क्या बोल रखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़ाव राजधानी थी, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो जुड़ाव राजधानी थी वह हड़प्पा था, ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या बोल रखा है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है आपका 8 प्रकार के विवाह का, ठीक है। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए, ठीक है, यानी कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जारी किसने किया था, तो ये किए थे आपके हिंदू यूनानियों के द्वारा किया गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थक थे, मतलब कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थक कौन थे, तो ये होने वाला आपका श्री भेदभाव ऋषि भेदव, ठीक है। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि रांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो रांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सांची, ठीक है, रांची नहीं सांची। तो ये हो जाएगा आपका रायसेन, ठीक है, रायसेन में। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि अल बिरूनी ने किताब अल हिंद की रचना किस भाषा में की थी, तो अल बिरीनु किताब की रचना किस भाषा में किया था, तो ये किया था आपका अरबी में। देखिए आगे देखेंगे क्या है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में। आगे देखेंगे क्या है। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान कहलाता है, तो दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा जागीर, ठीक है, जागीर। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या बोल रखा है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, मतलब कि खैनी चूना पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगाया था, तो कौन मुगल सम्राट ने, तो ये लगाने वाले सम्राट कौन थे, तो ये थे आपके जहांगीर, ठीक है। इससे पहले हमको लगता है 8 नंबर गड़बड़ी था, ठीक है, जागीर नहीं, ये होगा अमरम, ठीक है। आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। क्या है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्गों में है, ठीक है, 5 भागों में है। देखेंगे आगे 11 नंबर प्रश्न। क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1600 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था,
तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। पूरा नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापक कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर में 1885 ईस्वी को किया था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया था। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी? तो ये आपका 20 फरवरी 1947 को की थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, लेकिन बोल दिया ये अध्यक्ष तो अस्थायी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे देखेंगे हम, यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। किस प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न थे, ठीक है, और कौन कौन इसमें शामिल है, चलिए देखेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर की है वो नीचे दिया गया है। ठीक है, और ऊपर में क्वेश्चन है, देखेंगे पहले किस प्रकार से प्रश्न था। अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई 2 लिपियां के नाम लिखें। ठीक है, ये सारे प्रश्न उत्तर सीक्वेंस नीचे दिए गए हैं, हम लोग डायरेक्ट उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या था प्रश्न? यही ना था, अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई 2 लिपियां के नाम। तो इसका हो जाएगा पहले ब्राह्मी और दूसरा हो जाएगा खरोष्ठी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, जबकि कुछ अन्य लिपियों जैसे कि खरोष्ठी का भी उपयोग किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न क्या है कि निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर था? निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? निर्गुण भक्ति में ईश्वर को नकार माना जाता है, जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप से पूजा जाता है। ठीक है, निर्गुण भक्ति में भक्त ईश्वर के अमूर्त निराकार रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सभी गुणों से परे हैं। इसके विपरीत सगुण भक्ति में भक्त ईश्वर को एक विशिष्ट रूप जैसे कि देवता की मूर्ति या अवतार के रूप में पूजते हैं, जिसमें मानवीय गुण विशेषता होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 18 क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि अब ये महात्मा गांधी जान गए थे कि अब जो शांतिपूर्वक ढंग से करना अब असमर्थ है। ठीक है, अब ये अंग्रेज नहीं मानेंगे शांतिपूर्वक ढंग से, अब कुछ हड़ताल और कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। एक लाइन और क्या लिखा है, यह आंदोलन ब्रिटिश शासन की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश शासन जितने भी अंग्रेज थे उसे स्वतंत्रता की मांग के लिए शुरू किया गया था। ठीक है,
आगे देखेंगे क्या 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे उल्लेख करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है, कैसे थी उसको पूछ रहा है, ठीक है, उल्लेख करें। क्या हो जाएगा देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि यहाँ सुनियोजित नगर, पक्की ईंटों की घर, उन्नत जल निकासी प्रणाली और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक इमारतें थी, ठीक है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता शहर सभ्यता थी, ठीक है, क्योंकि इस पे सब सुविधा जितने भी शहर में होते हैं उतने सब सुविधा इसमें शामिल थी। देखेंगे और विशेषता क्या थी शहर की, सड़क पर जाल और ग्रिड पैटर्न में विभाजित शहर, घरों में निजी कुआएं और स्नान नगर, ठीक है, सबके घर में अपना अपना कुआं था, ठीक है, और स्नान नगर भी था जहां स्नान सब कोई कर सकते थे। आगे क्या है, कुशल जल निकासी और स्वच्छता प्रणाली। देखा क्या है, व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था, व्यापक व्यवस्था। 20 नंबर देखें क्या है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो क्या हो जाएगा, कलिंग युद्ध का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा था जिससे उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। आगे क्या है, कलिंग युद्ध का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा था जिससे उसकी हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, युद्ध में हुई भारी रक्तपात और विनाश को देखकर अशोक बहुत व्यथित हुआ। क्या है, युद्ध में हुए भारी रक्तपात विनाश को देखकर अशोक बहुत व्यथित हुआ। क्या हो जाएगा, उसने युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति, धम्मशोक को अपनाया, ठीक है। क्या है, उसने युद्ध की नीति को त्याग कर धर्म की नीति को अपनाया। आगे देखेंगे क्या है, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या है, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आगे क्या है, उसने अपने शासन काल के 8वें वर्ष में कलिंग विजय के बाद धर्म के सिद्धांतों पर लागू करना शुरू किया। क्या है, धर्म के सिद्धांतों पर लागू करना शुरू कर दिया। आगे देखेंगे क्या है, गुप्त काल के इतिहास के स्रोत की व्याख्या कीजिए, यानी कि गुप्त काल के इतिहास के स्रोतों की व्याख्या करने बोल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। क्या है, गुप्त काल के इतिहास में वैज्ञानिक कृतियां पुराण की तरह शिलालेख, इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख, सिक्के और स्मारक शामिल हैं, ठीक है। क्या देखेंगे क्या, शिलालेख, सिक्के और स्मारक शामिल हैं। उसमें क्या है, गुप्त काल के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रचुर मात्रा में स्रोत उपलब्ध है। इन साधनों को मोटे तौर पर निम्नलिखित स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। कौन कौन से स्थान पर रखा जाता है, चलिए देखेंगे हम लोग एक कर करके। वैज्ञानिक स्रोत, क्या पहला, वैज्ञानिक स्रोत उसमें रखा जाता है। देखेंगे वैज्ञानिक स्रोत, पुराण जैसे वायु, विष्णु, मत्स्य, भागवत, संकट और मार्कंडेय पुराण गुप्त राजाओं के राजवंश और राजशाही पर प्रकाश डाले गए हैं, ठीक है। उसके आगे क्या है, अभिलेखीय या पुराण लेखीय स्रोत विभिन्न अभिलेख जैसे कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, सांची अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख और महरौली अभिलेख गुप्त शासक के अभिलेख और शासनकाल का विवरण प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, सिक्के के
सिक्के गुप्त काल के दौरान जारी सोने चांदी और सिक्के राजाओं के नाम, शासक और धार्मिक विद्वानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है, इतने सारे इस पे स्मरण थे। उसके बाद क्या है, स्मारक और वास्तुकला। इस कला के मंदिर, मूर्तियां और अन्य स्मारक उस समय की कला, संस्कृति और धार्मिक जीवन की झलकियां प्रदान करते हैं। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि अल बेरूनी के वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था संबंधी विवरण का विश्लेषण कीजिए। देखें क्या है, अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब अल हिंद में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने जातीय उन्नति, वैश्वीकरण और सामाजिक व्यवस्था की तुलना अन्य समाजों से की है। क्या है, अल बिरूनी ने भारतीय समाज का शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है। क्या है, वर्ण व्यवस्था। उन्होंने 4 मुख्य वर्णों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ब्राह्मण आप लोग जानते हैं ना, पंडित सब, क्षत्रिय मतलब कि सिंह राजपूत, वैश्य मतलब कि व्यापारी लोग, शूद्र मतलब कि जो सामान बनाने वाले। जैसे कि ब्राह्मण पूजा करने का जैसे कार्य था, क्षत्रिय रक्षा करने का काम था, वैश्य व्यापार जैसे कि तेली और क्या जाता है कुम्हार, यानी कि जो भी व्यापारी करता है व्यापार से संबंधित होता है उसे वैश्य में लाया जाता है। शूद्र मतलब कि जैसे कि बढ़ई, ठाकुर, ठीक है, चमार इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। उल्लेख किया गया था जाति व्यवस्था। ठीक है, क्या है जाति व्यवस्था। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि वर्ण व्यवस्था में कई उपजातियां मौजूद थी। ठीक है, यह व्यवस्था काफी कठोर भी थी। उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना अन्य समाजों से की। रौले और फारसी समाज की सामाजिक से की है। यह संप्रदाय के सिद्धांत की अन्य भी मौजूद थी, लेकिन भारतीय संदर्भ में अधिक जटिल था। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या है कि कबीरदास की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। कबीरदास का क्या क्या शिक्षाएं शामिल थे। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग क्या है। कबीरदास के मुख्य उपदेशों में निर्गुण ब्रह्म की पूजा, धार्मिक आंदोलनों का खंडन, जाति व्यवस्था का विरोध और हिंदू मुस्लिम एकता बल शामिल हैं। ठीक है, क्या है, कबीर के उपदेशों सरल और सीधे थे। जो पहला क्या जाता है, एक श्रववाद। उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास का प्रचार किया जिसका कोई रूप या आकार नहीं है, निर्गुण ब्रह्म। दूसरा क्या है, ब्राह्मिक सहिष्णुता। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की और दोनों धर्मों के लोगों से सौहार्दपूर्वक रहने का आग्रह किया। आगे क्या है, नैतिक जीवन। उन्होंने सादगी, विश्वसनीयता और आध्यात्मिक पुराणत्व के महत्व पर जोर दिया है। आगे क्या है, गुरु का महत्व। मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में एक शिष्य के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक माना जाता है। 24 नंबर देखेंगे क्या है कि कृष्णा देवराय की उपलब्धियां पर चर्चा कीजिए। क्या है उत्तर, कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक। प्रमो में सैन्य विजय, कला साहित्य का संरक्षण और कुशल प्रदर्शन शामिल है इसमें। ठीक है, आगे क्या उनकी प्रमुख उपलब्धियां। सैन्य विजय, उन्होंने बहमनी सल्तनत और ओडिशा गणपति शासकों के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिससे साम्राज्य का विस्तार हुआ है।
आगे देखेंगे क्या है धार्मिक संरक्षण। ठीक है, वे स्वयं एक विद्वान थे। ठीक है, उन्होंने मुक्ति मलायदा की रचना की और उन्होंने दार्शनिक का साहित्य के अष्ट दिग्गज गुणों का संरक्षण दिया। आगे देखें क्या है वास्तुकला। उन्होंने भव्य गोपुरम और स्मारक में कई पिरामिडों का निर्माण किया है। देखेंगे क्या है प्रशासन। उन्होंने एक कुशल और मजबूत केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की जिससे शांति और समृद्धि प्राप्त हुई है। आगे क्या है अस्थायी बंदोबस्ती के गुण दोषी पर चर्चा कीजिए। क्या है कंपनी के लिए निश्चित राजस्व और जमींदारियों के लिए भूमि का स्वामित्व अधिकार जैसी संपत्ति और किसानों का शोषण कृषि निवेश की कमी जैसे दोष शामिल है इस पे। ठीक है, आगे देखें क्या अस्थायी बंदोबस्ती के मुख्य सिद्धांत। अस्थायी बंदोबस्ती के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, पहले इसका गुण देखेंगे। क्या है कंपनी का आय निश्चित और स्थिर होता था। ठीक है, होता है। उसके क्या है एक वफादार जिम्मेदार वर्ग तैयार किया जाता है जिसे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार था। उसके बाद दोष देखेंगे, दोष यानी कि कमियां। क्या किसानों को जमींदारों की दवाइयाँ छोड़ दी गई जिससे उसका शोषण हुआ। आगे क्या भू राजस्व की रचना बहुत कुछ थी जिससे कई जिम्मेदार अपनी जमीन खो बैठी। उसका क्या व्यवसाय कृषि के विकास निवेश को हतोत्साहित किया गया क्योंकि जमींदार का मुख्य उद्देश्य केवल उद्योग को बेचना था। ठीक है, 26 नंबर में क्या है देखते हैं ब्लॉक टाउन और वेवाइड टाउन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। के उत्तर ब्लॉक टाउन और वेबसाइट टाउन औपनिवेशिक भारत के शहरों में नस्ली क्षेत्र के लिए लोकप्रिय थे जहां व्हाइट टाउन यूरोपीय क्षेत्र के लिए और ब्लॉक टाउन भारतीय क्षेत्र के लिए थे। ठीक है, आगे देखेंगे इसका मुख्य अंतर क्या क्या था। निवासी वेबसाइट टाउन में मुख्य रूप से ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय लोग रहते थे। ठीक है, जबकि ब्लैंक टाउन में अस्थायी भारतीय आबादी रहती थी। ठीक है, स्थिति क्या था वेवाइट टाउन पर आमतौर पर फोर्ड या सेंटर के नज़दीक स्थित थे और बेहतर ग्रैंड टेरिफ से लैस थे। ये क्या है बौद्ध प्रतिष्ठान। वेबसाइट टाउन अक्सर भी भीड़ भाड़ वाले और अवस्थित होते थे जबकि ब्लैंक टाउन अक्सर भीड़ भाड़ वाले अवस्था की होती थी। उद्देश्य यह विभाजनकारी भेदभाव और सामाजिक दूरी बनाए रखना ब्रिटिश उपनिवेशिक नीति का परिणाम था। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 1857 की विद्रोह में अफवाहों की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1857 के विद्रोह में अफवाहों ने आग में घी का काम किया जिससे सैनिकों और आम लोगों के बीच भय अविश्वास और विद्रोह को भड़काने में मदद मिली। ठीक है, क्या है अफको की भूमिका। आर्टिसियनों की अफवाह सबसे महत्वपूर्ण अफवाह यह थी न्यू एनफील्ड राइफल्ड के कर्नल में गया और डॉग्स की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक अवशेष अवैध थे। धार्मिक भाई क्या हुआ था अन्य अफवाहों ने यह डर फैलाया कि भारतीय लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं। ठीक है, उसके आगे क्या फैलाया गया एकजुटता। इन अफवाहों ने विभिन्न समुदाय के सैनिकों और लोगों को ब्रिटिश शासन के एकजुट होने में मदद की।
उसके आगे क्या है, प्रचार। आरपीजी से फोटो और संचार के एक अप्रभावी लेकिन प्रभावशाली उपकरण के रूप में काम किया। ठीक है, 28 नंबर देखेंगे क्या है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। देखें क्या, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में ब्रिटिश समर्थकों बहिष्करण, स्वदेशी को अपनाना और फिलिस्तीन विरोध प्रदर्शन शामिल थे, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन को बढ़ावा देना था। ठीक है, अब देखेंगे क्या है, आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम। सरकारी शिक्षण संस्थाएं, अदालतों, विभिन्न परिषदों और विदेशी छात्रों को बहिष्कृत कर दिया गया। सरकारी डिग्रियां और सामान वापस लिए गए। स्वदेशी चरखा, खादी और देसी वस्तुओं का उपयोग को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, आगे क्या है, अहिंसा आंदोलन पूरी तरह से पेट्रोलियम और अहिंसक पर आधारित था। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि 29 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए, या महावीर जैन के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा संप्रदाय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियां उन्नत थी, जिसमें एक सुव्यवस्थित शहरी समाज, समृद्धि, व्यापार और प्राकृतिक पूजा प्रमुख थे, जबकि महावीर जैन ने अहिंसा, सत्य और अपागृह के सिद्धांतों पर आधारित क्या जैन धर्म की शिक्षा दी। आगे देखें क्या, हड़प्पा संस्कृति समाज सुव्यवस्था था, जिसमें संभावित शासन वर्ग, व्यापारी जैसे श्रमिक मजदूर शामिल थे। शहरी विकास उन्नति था। आर्थिक क्या है, व्यापार जैसे कि आंतरिक और बाहरी व्यापार, कृषि और शिल्प प्रमुख आर्थिक आश्रम था। ठीक है, उसका क्या है, धार्मिक, प्रकृति पूजा, मातृ देवी की पूजा, प्रति पशु महादेव की अवधारणा प्रचलित था। ठीक है, महावीर जैन क्या है, जीवन, वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक थे। अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और धर्मोपदेश में उपदेश देते थे। शिक्षाएं क्या है, उन्होंने 5 महावद्रों, अहिंसा, सत्य, सच्चाई, असत्य यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, शुद्धता, ठीक है, और अपगृह जिसकी गैर कब्ज पर जोर दिया गया। तीसरा नंबर देखते हैं क्या है, भक्ति आंदोलन के महत्व। ठीक है, प्रभावों की समीक्षा कीजिए, या अकबर को राष्ट्रीय साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो अकबर को राष्ट्रीय साम्राज्य क्यों कहा जाता है, उसके बहुत सारे कारण थे जो निम्नलिखित दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या है, भक्ति आंदोलन ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जबकि अकबर ने अपनी सामूहिक समुदायों, धार्मिक सहिष्णुता और कुशल प्रशासन के कारण राष्ट्रीय सम्राट कहा है। भक्ति आंदोलन क्या था, भक्ति आंदोलन देखते हैं, महत्वपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों को सरल बनाया गया, जाति व्यवस्था की स्थापना की गई और आम लोगों को ईश्वर से सीधे जुड़ने का अवसर दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है प्रभाव, इसके क्या क्या प्रभाव थे। चलिए देखेंगे क्या है प्रभाव। आंध्र प्रदेश में समुद्री तट के विकास को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी गई।
उसके आगे क्या है देखेंगे, चलिए। राष्ट्रीय सम्राट अकबर धार्मिक नीति क्या थी इसकी? सुलह ए कुल की नीति और दिन ए इलाही की स्थापना ने धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। उसके क्या है? समावेशी शासन। उन्होंने राजपुत्रों के साथ फिल्मी संबंध स्थापित किए और गैर मुसलमानों पर लगे जजिया जो समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या है आगे? प्रशासन, मनसबदारी प्रणाली और कुशल भू राजस्व व्यवस्था टर्म अकबरचेरी ने साम्राज्य को स्थिर कर दिया। 31वां प्रश्न देखेंगे, क्या है? 1857 की विद्रोह के प्रमुख कारण का वर्णन करें। ठीक है, मतलब कि 1857 की क्रांति जब हुआ तो उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे? 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण जो निम्नलिखित है, देखते हैं क्या है। 1857 की विद्रोह में कई कारण थे, एक कारण नहीं थी, बहुत सारे कारण थे। जो पहला देखेंगे क्या है? हाँ, राजनीतिक कारण क्या था? ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियां जैसे कि व्यक्तिगत की सिद्धांत। इसके आगे क्या? आर्थिक कारण, उच्च कर और भारतीय उद्योग का पतन। इसके आगे क्या है? सामाजिक धार्मिक कारण, ईसाई मशीनरियों का प्रभाव और सामाजिक रीति रिवाजों के हस्तक्षेप। क्या क्या थे, चलिए देखते हैं। सैन्य कारण, भारतीय सैनिक के साथ भेदभाव और एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल की गई चर्बी वाले करतूत। ठीक है, मतलब कि उस पे एनफील्ड राइफल में जो चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसलिए सैन्य कारण पर उस पर जोर दिया गया। आगे प्रश्न है क्या? गांधी जी के नमक सत्याग्रह के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब गांधी जी के जो नमक सत्याग्रह का जो आंदोलन था उस पर लोगों पे आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या है नमक सत्याग्रह के प्रभाव? तो जानते हैं नमक सत्याग्रह के प्रभाव क्या थे, देखेंगे। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। ठीक है, क्या है देखेंगे क्या है? इसने व्यापक जन भागीदारी को प्रेरित किया। ठीक है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। इसके आगे क्या है? इसने दुनिया भर का ध्यान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर खींचा। आगे क्या है? इसने ब्रिटिश सरकार को बातचीत के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे 33वां प्रश्न क्या कि भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों का चिन्ह करें और चिन्ह करने बोला। ठीक है, तो बैरकपुर कहाँ है, आरा कहाँ है, मेरठ कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, झांसी कहाँ है? चलिए देखेंगे क्या बोल रहा है। मानचित्र पर 1857 के विद्रोह के केंद्र किया गया है। ठीक है, ये सब जितना भी है ना, सब के सब जो 1857 के विद्रोह में शामिल थे। ठीक है, क्या ये स्थान 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन्हें भारत के रूपरेखा मानचित्र पर चिन्हित किया गया जाता है। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आरा कहाँ? बिहार में है, बिहार में था या है अभी भी। मेरठ कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है अभी भी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी है, झांसी भी उत्तर प्रदेश में। मेरठ, लखनऊ, झांसी सब के सब उत्तर प्रदेश में। आरा है बिहार में और बैरकपुर है पश्चिम बंगाल में। आगे देखें। ठीक है, इतना ही था प्रश्न जो समाप्त होता है। इससे पहले मैं बता देता हूँ फिर से, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आप लोग वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं अपना सीक्वेंस में। ठीक है, और अपना पढ़ाई को बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगला बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।